जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का कृषि यानी कि एग्रीकल्चर चैप्टर। आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है एग्रीकल्चर चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? तो कृषि प्रधान देश है। भारत की कुल जनसंख्या का 65%, कितना प्रतिशत? 65% आबादी कृषि पर निर्भर है, किंतु भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान मात्र 15% है। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का 65% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो मात्र 15% है। हमारे यहाँ कृषि में पैदावार कम होता है, जिसका मुख्य कारण खेत का छोटा होना है। हमारे यहाँ कृषि व्यापारिक ना होकर जीवन निर्वाहन कृषि की जाती है। यानी कि इंडिया में जो कृषि की जाती है वह व्यापारिक कृषि नहीं की जाती है, जीवन निर्वाहन कृषि की जाती है। कृषि कई प्रकार की होती है। अब एक कृषियों के प्रकार देखते हैं लोग। तो पहला कृषि है जीवन निर्वाहन कृषि। पहला कृषि क्या है? जीवन निर्वाहन कृषि। जैसे भारत की खेती। उसके बाद है दूसरा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि कम जगह, मिश्रित कृषि क्या होता है कि कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिश्रित कृषि की जाती है। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। जो मिश्रित कृषि में उसमें कृषि भी किया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है। जैसे कि अगर धान बोया जाता है तो धान में जब पानी हो जाता है तो उसमें बत्तख पाल लिया जाता है। उससे क्या होता है कि बत्तख यानी कि पशुपालन भी हो जाता है और साथ साथ उसमें कृषि यानी कि धान की भी खेती की हो जाती है। उसके बाद है द्विफसलीय कृषि। द्विफसली कृषि इस प्रकार की कृषि में दो फसल एक साथ उगाए जाते हैं। दो फसल एक साथ उगाए जाते हैं। एक की जड़ कम गहरी, दूसरी की जड़ ज़्यादा गहरी एवं कम पानी सोखता है, दूसरी ज़्यादा पानी सोखता है। जैसे गन्ना का खेती और आलू का खेती एक साथ किया जाता है। ये द्विफसली कृषि का उदाहरण हो जाएगा, गन्ना की खेती और आलू की खेती। उसके बाद गेहूं और सरसों का भी खेती द्विफसली कृषि का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद है ड्रॉप फार्मिंग। इसका प्रयोग फूलों की खेती के लिए किया जाता है। ड्रॉप फार्मिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फूलों की खेती के लिए किया जाता है। इसमें फुहारों वाला सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगला है ट्रक फार्मिंग। यह खेती भारत में ना के बराबर की होती है, यानी कि ट्रक फार्मिंग में भारत में नहीं की जाती है। हमारे यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं। हमारे यहाँ कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर होती है। हमारे यहाँ की कृषि किस पर निर्भर होती है? तो मानसून पर। भारत में फसलों का वर्गीकरण। भारत में मुख्यतः 3 फसलें उगाई जाती हैं। कितनी फसलें उगाई जाती हैं भारत में? तो मुख्यतः 3 फसलें उगाई जाती हैं। पहला है जायद फसल। यह फसल मार्च में बोया जाता है। जायद फसल कब बोया जाता है? तो यह मार्च में बोया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सब्जी, तरबूज, खीरा, ककड़ी आते हैं। यह बहुत जल्द समय में लग जाता है। मई में इस फसल को काट लिया जाता है। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि जो जायद फसल है उसकी बुआई किस महीने में की जाती है? तो मार्च महीने में। और इसकी कटाई कब की जाती है? तो मई के महीने में। यह बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये जो फसल होते हैं जायद फसल, यह बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगला है खरीफ फसल। अगला क्या है? खरीफ फसल। इसे जुलाई के महीने में बोया जाता है। इस फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आते हैं। और यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि खरीफ फसल के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो चावल हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, मक्का, ये सब किस फसल के उदाहरण है? तो खरीफ फसल के। इसे मानसूनी फसल भी कहते हैं। खरीफ फसल को क्या कहा जाता है? तो इसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है। इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अगला है रबी फसल। ये फसल ठंड के दिन में नवंबर में बोए जाते हैं। रबी फसल कब बोए जाते हैं? तो यह नवंबर में बोए जाते हैं। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। इसकी कटाई मार्च में की जाती है। यानी कि रबी फसल की कटाई कब की जाती है? तो मार्च में। और इसके उदाहरण देखें तो रबी फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी, तीसी, ये सब किसके उदाहरण हैं? रबी फसल के उदाहरण हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन से हैं? गेहूँ है, चावल है, जौ, मोटे अनाज और दाल। यानी कि यहाँ का खाद्यान्न फसल कौन है इंडिया का प्रमुख? तो गेहूँ, चावल यानी धान, जौ, मोटे अनाज और दाल। नगदी फसल क्या होता है कि वैसा फसल जो पैसा कमाने के लिए, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए बोया जाए उसे नगदी फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नगदी फसल कहते हैं। और ये नगदी फसल में कौन कौन से फसल आते हैं? तो गन्ना नगदी फसल का उदाहरण है। गन्ना का जन्म स्थान भारत है। गन्ना का जन्म स्थान
कौन है? तो भारत है। गन्ना उत्पादन में भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान पर है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत कितने स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। जबकि खपत की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना किस देश में खपत होती है? तो भारत में। खपत के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है और उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। हमारे यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना उत्पादन होता है। गन्ना की फसल तैयार होने में 1 साल लग जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी यानी प्रथम स्थान है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में गन्ना उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अकेले ही देश के लगभग 45% गन्ना उत्पादन कर देता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र कितने स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि बिहार होना चाहिए, बट उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में। जबकि चीनी उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कौन स्टेट करता है? तो महाराष्ट्र है। उसके बाद नकदी फसल है चाय। चाय भी नकदी फसल का उदाहरण है। पूरे विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। और सर्वाधिक उपभोक्ता वाला देश कौन है? भारत है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय की खपत की जाती है भारत में। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है, यानी कि असम जो स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। जबकि दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। चाय की प्राप्ति पत्ती से की जाती है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि चाय की प्राप्ति किससे की जाती है? ऑप्शन में रहता है फूल, पत्ती, टहनी। तो यहाँ पे किससे होती है चाय की प्राप्ति? पत्ती से होती है। चाय में थीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है, जो थकान को दूर करता है। चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात श्रीलंका करता है। चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? तो श्रीलंका करता है। यानी कि दूसरे देशों को कौन भेजता है? तो श्रीलंका। उसके बाद है नकदी फसल में कहवा। यह भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। यह भारत में, यानी कि कहवा सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होती है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चाय की प्राप्ति पत्ती से की जाती है, उसी तरह कॉफ़ी की प्राप्ति जो होती है वो बीज से होती है। इसमें कैफीन पाया जाता है। कहवा में क्या पाया जाता है? तो कैफीन। कहवा को इंग्लिश में कॉफ़ी बोला जाता है। तो कहवा में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, जो नींद को भगा देता है। अगला है कपास। इसकी प्राप्ति बीज से होती है। कपास की प्राप्ति किससे होती है? बीज से। इसे कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है। पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो गुजरात करता है। जबकि दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। उत्पादन में दूसरा स्थान किस स्टेट का है? तो महाराष्ट्र का। कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप का लगना आवश्यक है। कपास को वाइट फाइबर भी कहते हैं। यहाँ पे भी होगा। कपास को ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस फसल को वाइट फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो कपास को। अगला है पटसन। पटसन को जूट भी बोला जाता है। ये पौधे तने से प्राप्त होता है, यानी कि जो पटसन है वह किससे प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। इसके तने को पानी में भिगोकर इसके छाल को निकालकर बोरा, यहाँ पे बोरा होगा, बोरा या सूतरी बनाया जाता है। जैसे जो चट्टी के बोरे आते हैं वह इसी से बनाए जाते हैं, पटसन के बनाए जाते हैं। इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो पटसन को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल इसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। प्रमुख फसल और उसके उत्पादक राज्य। तो पहला स्थान पे है चावल। यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो चावल है। भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। इसकी कृषि पूरी मानसून पर निर्भर करती है, यानी कि जो चावल की यानी कि धान की कृषि है किस पर निर्भर करती है? तो मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि चावल के खेत में हमेशा पानी का होना आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। किस स्टेट को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा नदी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा नदी घाटी को।
चावल की कृषि के लिए 125 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी माना जाता है। ये भी पूछता है कि चावल की कृषि यानी कि धान की कृषि के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 125 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। नोट में दिया गया है, नोट देखते हैं लोग, नोट क्या दिया गया है। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन के लिए विटामिन ए, वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया। इस चावल का नाम गोल्डन राइस रखा गया है। गोल्डन राइस में पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जो गोल्डन राइस होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। उसके बाद है गेहूँ, यह भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल है। गेहूँ भारत का कौन सा खाद्यान्न फसल है, तो दूसरा खाद्यान्न फसल है। गेहूँ उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, यानी कि इस भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन राज्य करता है, तो उत्तर प्रदेश। जबकि प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक उत्पादन पंजाब करता है। प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक उत्पादन कौन स्टेट करता है, तो पंजाब करता है। गेहूं के लिए अधिकतम 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। और पहला स्थान किसका है, तो चीन का है। अगला है जौ। जौ भी देश की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। जौ भी सबसे सर्वाधिक मात्रा में कहाँ किससे राज्य में उगाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। इसकी गणना मोटे अनाजों की श्रेणी में की जाती है। जो जौ है, जौ की गणना किस में की जाती है, तो मोटे अनाजों की श्रेणी में की जाती है। जौ के लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाजरा, यह मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। बाजरा भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में। बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में पहला है, यानी कि बाजरा उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। मक्का की उत्पत्ति पाइकॉन से हुई है। यह एक उभयलिंगी पौधा है। मक्का कैसा पौधा है, तो उभयलिंगी पौधा है। हमारे देश के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में मक्के का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। मक्का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो कर्नाटक में किया जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, यानी कि दूसरे स्थान पर मक्का के उत्पादन में कौन सा राज्य आता है, तो मध्य प्रदेश। और ये तीसरे स्थान पे बिहार का स्थान है, यानी कि तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य आता है, तो बिहार। मक्के के उत्पादन में भारत विश्व में 7वां स्थान है, यानी कि विश्व में देखें तो भारत का कौन सा स्थान है मक्का के उत्पादन में, तो 7वां स्थान है। उसके बाद है तिलहन। तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, क्रमशः राजस्थान दूसरा, गुजरात तीसरा, कर्नाटक, यानी कि इसी तरह मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु भारत में प्रथम स्थान रखते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये सब राज्य प्रथम स्थान रखते हैं। उसके बाद है दाल। दालों के उत्पादन तथा उपयोग दोनों दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान है, यानी कि विश्व में सबसे अधिक उत्पादन दाल का भारत में ही किया जाता है। और उसका उपभोग यानी कि उपयोग की दृष्टि से भी भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद है रबड़। रबड़ का जन्म स्थान ब्राज़ील है, यानी कि जन्म स्थान रबड़ का कहाँ पे है, तो ब्राज़ील है। रबड़ के प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी कि रबड़ का उत्पादक किस किस राज्य में किया जाता है, तो केरल में, तमिलनाडु और तथा कर्नाटक में। यानी कि प्रथम स्थान ने रबड़ उत्पादन में केरल का आता है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का आता है और तीसरा स्थान कर्नाटक आता है। अंडमान निकोबार में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। अंडमान निकोबार में भी रबड़ का उत्पादन होता है। उसके बाद है तंबाकू। तंबाकू, भारत में तंबाकू उत्पादन के प्रथम 3 शीर्ष राज्य, यानी कि सबसे अधिक किस राज्य में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, तो प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का आता है। प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान गुजरात का और तीसरा स्थान कर्नाटक का। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक के तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, यानी कि भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक, यानी कि दूसरे देशों में तंबाकू का निर्यात करता है।
उस मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो चौथा स्थान रखता है। उसके बाद चीन के बाद दूसरा स्थान सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, यानी कि भारत में चीन के बाद सबसे अधिक तंबाकू का उपयोग किया जाता है। भारत में विश्व की कुल 8% तंबाकू उत्पादन किया जाता है। कितना प्रतिशत विश्व का तंबाकू उत्पादन किया जाता है, तो 8% तंबाकू उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, यानी कि कौन से फसल का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहला है धान। धान का जन्म स्थान किसको माना जाता है, तो इंडो चाइना में धान का जन्म स्थान था। उसके बाद मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका को माना जाता है। ज्वार का जन्म स्थान भारत को माना जाता है। और बाजरा का जन्म स्थान अफ्रीका को माना जाता है, यानी कि सबसे पहले अफ्रीका में बाजरा को देखा गया था। ज्वार को सबसे पहले भारत में देखा गया था, यानी कि भारत ज्वार सबसे पहले उत्पादित किया था। उसके बाद मक्का मध्य अमेरिका में उगाया गया था। धान इंडो चाइना में उगाया गया था। उसी तरह गेहूँ मध्य प्रदेश, गेहूँ का जन्म स्थान मध्य प्रदेश है। जौ का जन्म स्थान चीन है। उसके बाद है प्रमुख फसल एवं शीर्षक उत्पादक राज्य। एक के तरफ फसल का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ पे उसके सबसे, यानी कि प्रथम स्थान पे सबसे ज़्यादा उत्पादक के कौन राज्य करते हैं उसका दिया गया है। तो सबसे पहला है केसर में उत्पादित राज्य में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो कश्मीर, यानी कि सबसे अधिक केसर का उत्पादन कश्मीर में किया जाता है। उसके बाद है काली मिर्च का उत्पादन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में किया जाता है। छोटी इलायची केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि तीनों में किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। अदरक के मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में इसका उत्पादन किया जाता है। जीरा का उत्पादन में राजस्थान, केरल ये अग्रणी राज्य हैं। लौंग के उत्पादन में तमिलनाडु, केरल अग्रणी राज्य हैं। मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आते हैं। उसके बाद है हल्दी में अग्रणी राज्य में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आते हैं। उसके बाद है प्रमुख फल एवं शीर्षक उत्पादक राज्य। तो आम सबसे सर्वाधिक की मात्रा में किसे राज्य में उत्पादन किया जाता है आम का, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद केला गुजरात में उगाया जाता है। अंगूर महाराष्ट्र में उगाया जाता है। अमरूद मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। लीची बिहार में उगाया जाता है। कटहल असम में उगाया जाता है। काजू महाराष्ट्र में उगाया जाता है। आंवला उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। उसके बाद है पपीता को सर्वाधिक मात्रा में गुजरात में उगाया जाता है। अनानास पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। नारियल तमिलनाडु में। सेपोटा इसे गुजरात में सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। अखरोट जम्मू और कश्मीर में। संतरा महाराष्ट्र में। नींबू वर्ग आंध्र प्रदेश। सेब जम्मू और कश्मीर। अगला टॉपिक है हरित क्रांति यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में, यानी कि 1966 में प्रारंभ हुई थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। विश्व में इसके जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है, यहाँ पे MS होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द विलियम कार्ड ने दिया था। किसने दिया था हरित क्रांति शब्द का, तो विलियम कार्ड ने दिया था। हरित क्रांति में उन्नत बीज यानी कि हाई यील्ड वैरायटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। यहाँ पे जोर दिया गया। इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। धान का उत्पादन का कोई प्रभाव, यानी कि धान के उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया। हरित क्रांति की वजह से गेहूं का उत्पादन तो बढ़ गया और धान के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और साथ ही इसके दलहन और तिलहन की उत्पादन घट गया। हरित क्रांति का केंद्र यूपी का शामली में था। हरित क्रांति का केंद्र कहाँ था, तो यूपी जो राज्य है उसका शामली में इसका केंद्र था। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ था। सर्वाधिक मात्रा में लाभ किस राज्य को हुआ था, तो पंजाब को हुआ था। उसके बाद है द्वितीय हरित क्रांति। इसमें आनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई फसल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई फसल कहते हैं। इसके बाद हम लोग का दूसरा चैप्टर चालू होता है मिनरल्स यानी कि खनिज चैप्टर चालू होता है।
खनिज किसे कहते हैं? मिनरल्स। उसको देखते हैं लोग। पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, अभ्रक, जस्ता आदि क्या है? खनिज है। अयस्क, और जिस खनिज में धात्विक गुण हो और उसमें से धातु आसानी से कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे हेमाटाइट, बॉक्साइट आदि, ये सब क्या है? अयस्क हैं। खनिजों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ए मिनरल्स। अब खनिजों का वर्गीकरण देखते हैं लोग। तो खनिजों को 3 तरह से बांटा गया है। पहला अधात्विक, दूसरा धात्विक और तीसरा ऊर्जा खनिज। इससे ईंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ऊर्जा खनिज है उससे क्या प्राप्त होता है? तो ईंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे जीवाश्म ईंधन अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। उसके बाद है आणविक ईंधन यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम से प्राप्त होती है। आणविक ईंधन किससे प्राप्त होती है? तो यूरेनियम से, प्लूटोनियम से, थोरियम से, बेरिलियम से। और जीवाश्म ईंधन किससे प्राप्त होते हैं? तो अवसादी चट्टानों से, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों से। उसके बाद है अधात्विक नॉन मेटालिक, जिसमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं। जो अधात्विक खनिज होते हैं उसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है और ये भंगुर होते हैं। यानी कि भंगुर का मतलब क्या होता है? कि पीटने पर टूट जाते हैं। ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, संगमरमर, नमक, जिप्सम, हीरा, एस्बेस्टस, पाइराइट्स आदि ये किसके उदाहरण हैं? तो ये अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। उसके बाद है धात्विक खनिज। इसमें धातुएं प्राप्त होती है, यानी कि इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। पीट कर आकार बदल सकते हैं, यानी कि ये भंगुर नहीं होते हैं। ये आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। ये धारवार क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद है जो धात्विक खनिज होते हैं, धात्विक खनिजों को 2 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला लौह धात्विक और दूसरा अलौह धात्विक। लौह धात्विक इसमें आयरन का अंश पाया जाता है। लौह धात्विक जो होते हैं इसमें क्या पाया जाता है? तो आयरन का अंश पाया जाता है और इसमें मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन को रखा जाता है। मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन को रखा जाता है। उसके बाद है अलौह धात्विक। इसमें आयरन का अंश नहीं पाया जाता। इसमें किसका अंश नहीं पाया जाता है? तो आयरन का अंश नहीं पाया जाता है। कॉपर, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, टीन आदि को इसमें रखा जाता है। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के स्रोत को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला अनवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि इसे परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, गैर परंपरागत रिन्यूएबल एनर्जी। और नवीकरणीय ऊर्जा इसे देखते हैं लोग। ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं लिया जा सकता है। दोबारा उपयोग में उसे नहीं लिया जा सकता है। जैसे तापीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस। जल ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा में कौन कौन से आएंगे? यूरेनियम, थोरियम, जर्मेनियम, बेरिलियम, प्लूटोनियम। ये सब किससे ऊर्जा के उदाहरण हैं? तो अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। इसमें अगर इससे संसाधन का एक बार प्रयोग अगर एक बार प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि कोयला का एक बार उपयोग होगा, ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम, इसका भी एक बार उपयोग होगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका बार बार उपयोग करते हैं। ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका बार बार उपयोग करते हैं, अर्थात एक बार समाप्त हो जाने पर भी उससे से दोबारा ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा और भूगर्भीय ऊर्जा। ये सब किस ऊर्जा के उदाहरण है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 संस्थाएं हैं। पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? तो कलकत्ता में है। उसके बाद है भारतीय खनन ब्यूरो, ये नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में। भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य। भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य, तो सबसे ज़्यादा खनिजों का उत्पादन में राजस्थान आता है और यह भारत का कुल 17% खनिज का उत्पादन करता है। उसके बाद दूसरे स्थान पे उड़ीसा आता है, 14%। भारत का कुल 14% भाग खनिज का उत्पादन करता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश 13%।
इस चित्र में दिखाया गया है कि कौन से राज्य कितने प्रतिशत खनिजों का उत्पादन करते हैं। तो राजस्थान 17%, उड़ीसा 14%, आंध्र प्रदेश 13%, शेष राज्य 13%, मध्य प्रदेश 6%, महाराष्ट्र 4%, उत्तर प्रदेश 4%, गुजरात 6%, तेलंगाना 8% और छत्तीसगढ़ 8%। उसके बाद है कर्नाटक 7%। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, तो पहला है कॉपर यानी कि तांबा। तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। यानी कि जो तांबा है मानव सभ्यता द्वारा मानव द्वारा सबसे पहली प्रयोग की जाने वाली धातु है। तांबा विद्युत का सुचालक होता है। तांबा कैसा होता है, तो विद्युत का यह सुचालक होता है, इसलिए विद्युत तार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए तांबा का प्रयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है 64% पे। यानी कि भारत का कुल उत्पादन का 64% उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश में किया जाता है तांबा का उत्पादन। उसके बाद राजस्थान आता है। राजस्थान में 28% इसका उत्पादन होता है। भारत में तांबे का सबसे अधिक भंडार, ये अलग क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक तांबे का भंडार राजस्थान में है। भंडार राजस्थान में, परंतु उत्पादन कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। प्रमुख खान, तांबा का प्रमुख खान कहाँ पे है, तो राजस्थान में खेतड़ी है, झुंझुनू है और अलवर है। राजस्थान में 3 ऐसे जगह हैं, यानी कि स्थान है जहाँ पे तांबे का खान है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बालाघाट है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बालाघाट किस खान के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे हीरा का खान रहेगा, बॉक्साइट का खान रहेगा और सोना, चांदी, तांबा इत्यादि इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो मध्य प्रदेश बालाघाट और राजस्थान खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर, ये सब तांबे का खान है। उसके बाद है डायमंड, हीरा। हीरा सबसे कठोर अधातु है। हीरा सबसे कठोर क्या है, अधातु है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है, तो हीरा होता है। भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। भारत में हीरे का सबसे अधिक भंडार भी मध्य प्रदेश में है। दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन रूस करता है। दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन कौन करता है, तो रूस करता है। उसके बाद है दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडार। दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडार कहाँ पे है, तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। और ये हीरे का खान मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है वह हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है गोल्ड यानी कि सोना। सोना एक बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने, सिक्के बनाने में किया जाता है। भारत में लगभग 99% सोना कर्नाटक से ही मिलता है। भारत का लगभग कितना प्रतिशत सोना कर्नाटक से मिलता है, तो 99% सोना कर्नाटक से मिलता है। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन, सोने का अधिक उत्पादन कौन स्टेट करता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया जाता है। भारत में सोने का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है, तो भी वह कर्नाटक के पास में है। सोने का जो भंडार है वह कर्नाटक में है सबसे अधिक। दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है। यानी कि सोने का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, चीन करता है। सोने की प्रमुख खान देखते हैं लोग। कर्नाटक की कोलार की खान, यानी कि KGF जो मूवी आई थी इसी कोलार की खान पे बनी है। हट्टी की खान ये भी सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में स्वर्ण संचित भंडार जमुई जिले में सोनो प्रखंड के करमटिया नामक स्थान पर है। बिहार में जो जमुई जिला है वह सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है सिल्वर यानी कि चांदी। भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती हैं। यह प्रायः जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। जस्ता और सीसा के साथ किस रूप में पाई जाती है, तो मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है 99%। भारत में चांदी का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कौन देश करता है, तो मैक्सिको करता है। कौन देश करता है, मैक्सिको करता है। और इसके खान देखते हैं लोग, तो प्रमुख खान के रूप में राजस्थान की जवार खान चांदी के लिए प्रसिद्ध है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, क्योंकि यह साथ साथ पाए जाते हैं। गैलेना शीशे का एक प्रमुख अयस्क है। गैलेना क्या है, तो शीशे का एक प्रमुख अयस्क है।
भारत में सीसा और जस्ते का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। भारत में सबसे अधिक सीसा और जस्ते का उत्पादन और भंडारण कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और ये सीसा और जस्ते के लिए प्रमुख खान राजस्थान की जवार खान इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है। जिप्सम का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है। और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षारीय मृदा को उदासीन करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। प्रमुख खान देखते हैं लोग, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और यह हनुमानगढ़ जिला जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है चूना पत्थर लाइमस्टोन। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर किस चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसके प्रमुख खान आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में है। संगमरमर मार्बल, यह एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर कैसा चट्टान होता है? तो कायांतरित चट्टान होता है। इसका उपयोग मुख्यतः भवन निर्माण में होता है। इसके उत्पादन हेतु राजस्थान के नागौर जिले के मकराना क्षेत्र प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है मार्बल के लिए? तो राजस्थान का नागौर जिले का एक मकराना क्षेत्र है, वह मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। राजसमंद, जैसलमेर, अजमेर अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश से मार्बल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ जबलपुर, बैतूल प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी संगमरमर का भंडार है। आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है वहाँ पे भी संगमरमर का भी भंडार देखने को मिलता है। अगला खनिज है टीन। इसका उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो धातु की चादर बनाने में किया जाता है। और भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। यानी कि सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन टीन का कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ करता है। और सर्वाधिक मात्रा में भंडार टीन का कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार छत्तीसगढ़ करता है। कौन करता है? छत्तीसगढ़। प्रमुख खान छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो टीन के लिए बस्तर जिला प्रसिद्ध है। टंगस्टन का उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान पे है। निकेल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उसके बाद है अब्रक माइका। अब्रक विद्युत का कुचालक होता है। अब्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। भारत में अब्रक का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण आंध्र प्रदेश करता है। भारत में सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और अब्रक का सबसे अधिक भंडारण कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। अब्रक का प्रमुख खान आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है। बॉक्साइट कैसा खनिज है? तो यह एक धात्विक खनिज है। यह एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट का उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पर है। भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो उड़ीसा राज्य करता है सबसे अधिक उत्पादन। क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है। क्रोमाइट कैसा खनिज है? तो यह एक धात्विक खनिज है। क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। क्रोमियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्रोमाइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। भारत में सबसे अधिक क्रोमाइट का उत्पादन कौन करता है? तो उड़ीसा करता है। लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर। भारत में लौह अयस्क प्राचीन धारवाड़ श्रेणी के आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। लौह अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। यानी कि भारत विश्व में किस स्थान पे आता है लौह अयस्क का उत्पादन करने में? तो चौथा स्थान पे आता है। पहला स्थान चीन का होगा, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया, तीसरा स्थान ब्राज़ील और चौथा स्थान भारत का। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। कौन करता है? भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। और लौह अयस्क का प्रमुख खान कर्नाटक का कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और उड़ीसा का
क्योंझर, उड़ीसा का क्योंझर किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ 4 प्रकार का लौह अयस्क पाए जाते हैं। हमारे यहाँ कितने प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? तो 4 प्रकार का। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। इनमें हेमाटाइट एवं मैग्नेटाइट प्रमुख है। तो देखते हैं लोग मैग्नेटाइट। यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। यह काले रंग का होता है तथा इसमें धातु की मात्रा 72% तक होती है। जो मैग्नेटाइट अयस्क है उसमें धातु की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? तो 72% तक। भारत में यह मुख्यतः दक्षिण पूर्वी यानी कि सिंहभूम झारखंड, बेल्लारी हॉस्पेट कर्नाटक, बरामजादा उड़ीसा, बेलाडीला छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर पाया जाता है। उसके बाद है हेमाटाइट। यह लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 60 से लेकर 70% तक होता है। हेमाटाइट में धातु का अंश कितने प्रतिशत तक पाया जाता है? तो 60 से लेकर 70% तक। भारत का अधिकतर यानी कि लगभग 58% लौह अयस्क इसी श्रेणी का है। भारत का 58% लौह अयस्क किस श्रेणी का है? तो हेमाटाइट श्रेणी का है। यह मुख्यतः सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, उड़ीसा, ये सब कहाँ पे है? तो उड़ीसा के हैं। उड़ीसा में है, कर्नाटक, गोवा आदि जगहों में पाया जाता है। कौन? हेमेटाइट अयस्क। भारत का अधिकांश लौह हेमाटाइट अयस्क के रूप में ही पाया जाता है। भारत का अधिकांश लौह अयस्क हेमाटाइट अयस्क के रूप में ही पाया जाता है। उसके बाद है लिमोनाइट। यह प्रायः पीले रंग का होता है। लिमोनाइट किस रंग का होता है? तो पीले रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 10% से लेकर 40% तक होता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं। उसके बाद है सीडेराइट। इसमें अशुद्धियाँ अधिक पाई जाती हैं। सीडेराइट में अशुद्धियाँ अधिक पाई जाती हैं। धातु का अंश 48% तक होता है। धातु का अंश कितने प्रतिशत तक होता है? तो 48% तक। इसका रंग भूरा होता है। सीडेराइट का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। इसमें लोहा एवं कार्बन का मिश्रण होता है। लिमोनाइट तथा सीडेराइट निम्न कोटि का लौह अयस्क है। उसके बाद है कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो पहला है एंथ्रेसाइट कोयला। पहला कोयला का नाम क्या है? एंथ्रेसाइट कोयला। यह सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। यह सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से लेकर 90% से अधिक होती है, यानी कि इसमें सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। इसे कठोर कोयला भी कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंथ्रासाइट कोयला को किस कोयला के नाम से जाना जाता है? तो इसे कठोर कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की कोयला मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है वह किस राज्य में पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद है बिटुमिनस। इससे कोयले में कार्बन की मात्रा 65% से लेकर 75% तक होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसे काला कोयला भी कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिटुमिनस जो कोयला होता है उसे किस कोयला के नाम से जाना जाता है? तो इसे काला कोयला भी कहा जाता है। उसके बाद है लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 45% से लेकर 55% तक होती है। इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लिग्नाइट जो कोयला होता है उसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसे नरम कोयला भी कहा जाता है। भूरा कोयला और नरम कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट कोयला को कहा जाता है। अगला है पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम होती है और यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है। इसमें नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो पीट कोयला होता है उसमें किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ जिला में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? सॉरी, इसके पहले जिला बोल दिया हूँ। तो सबसे अधिक के उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडार झारखंड में है। कहाँ पे है? तो झारखंड में। और कोयले का प्रमुख खान देखते हैं लोग, तो झारखंड का झरिया, धनबाद, पश्चिम बंगाल का रानीगंज
आसनसोल, तेलंगाना का सिंगरेनी, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, ये सब किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है पेट्रोलियम। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। देश में अपतटीय क्षेत्रों का कुल योगदान लगभग 66% है। देश में अपतटीय क्षेत्रों का कुल योगदान यानी कि पेट्रोलियम में कितना प्रतिशत है? तो 66% है। असम के डिगबोई, असम के डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। जो डिगबोई है यहाँ पे एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन किया गया था। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू भी किया गया था। मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई और देश का सर्वाधिक तेल उत्पादन यहीं से होता है। यानी कि भारत का सर्वाधिक तेल उत्पादन कहाँ से होता है? तो मुंबई हाई से किया जाता है। भारत का पहला समुद्री तेल क्षेत्र पेट्रोलियम कुआं की खुदाई गुजरात के अलियाबेट में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? गुजरात के अलियाबेट में किया गया था। उसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों के ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम में किया जाता है। भारत यूरेनियम के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। यानी कि भारत में यूरेनियम का उत्पादन नहीं किया जाता है, यह बाहर से यूरेनियम का आयात करते हैं। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। भारत में यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण खान झारखंड का जादूगोड़ा है। जो झारखंड का जादूगोड़ा है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के खान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है थोरियम। भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल में है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार किस राज्य में है? तो केरल में है। थोरियम केरल तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। किस बालू से प्राप्त किया जाता है? तो मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो केरल करता है। बेरिलियम, यह भी एक आणविक ऊर्जा का स्रोत है। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है ग्रेफाइट का। उसके बाद जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, उसको देखते हैं लोग। जिस खनिज से धातु प्राप्त होती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। प्रमुख धात्विक खनिज लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल, बोरॉन, टाइटेनियम, कोबाल्ट आदि ये सब क्या हैं? तो धात्विक खनिज हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे है? तो डिगबोई असम में है। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड एवं मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में लौह अयस्क के भंडार बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम इत्यादि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं। 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। 1970-80 के दौरान भारत में पहली बार तेल और ऊर्जा संकट हुआ था। भारत में पहली बार तेल और ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1980 से 70 के दौरान हुआ था। जिस खनिज में धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है, जैसे जिप्सम, अबरक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट्स, ग्रेफाइट, नमक, जिरकॉन, हीरा, एस्बेस्टस आदि। ये सब किस खनिज के प्रकार हैं? तो अधात्विक खनिज के प्रकार हैं। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में धातु का अंश लगभग 72% होता है। यह सर्वोत्तम लौह अयस्क होता है। जो मैग्नेटाइट होता है वह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है और इसमें धातु का अंश 72% पाया जाता है। झारखंड का मूरी एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। झारखंड का जो मूरी है वह एल्यूमिना प्लांट के लिए जाना जाता है। भारत में लगभग 97% मैग्नीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कर्नाटक के कोल्लार एवं हट्टी क्षेत्र में भारत का लगभग 99% स्वर्ण या सोना का उत्पादन होता है। कहाँ पे? कर्नाटक का कोलार और हट्टी का क्षेत्र में। भारत में यूरेनियम का उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा में होता है। भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो झारखंड के जादूगोड़ा में होता है।
थोरियम मोनाजाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। थोरियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो मोनाजाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इसका विश्व में सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन केरल में है। जो थोरियम का विश्व में सर्वाधिक भंडार उत्पादन किस राज्य में है? तो केरल करता है। एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 90% तक होती है। भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्र से ही 99% कोयला प्राप्त होता है। भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्र से ही 99% कोयला प्राप्त होता है। पेट्रोलियम खनिज तेल की दिशा में आत्मनिर्भरता के लिए कृष्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी। पेट्रोलियम और खनिज तेल की दिशा में आत्मनिर्भरता के लिए किस क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो कृष्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम वर्ष 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। प्रमुख जीवाश्म ईंधन कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम इत्यादि ये सब क्या है? तो जीवाश्म ईंधन हैं। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अब अगला टॉपिक है जनसंख्या। अगला टॉपिक है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या संबंधी सिद्धांत माल्थस ने दिया था। किसने दिया था जनसंख्या का सिद्धांत? तो माल्थस ने दिया था। माल्थस के अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। किस श्रेणी में बढ़ती है? तो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, अर्थात लगभग 16 साल में जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। जनसंख्या की अवस्था, जनसंख्या के 5 अवस्थाएं होती हैं। जनसंख्या की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था देखते हैं लोग। इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है? तो दोनों ही ज़्यादा होता है। यह प्राचीन भारत में देखी जाती थी। जो प्रथम अवस्था है जनसंख्या की वह प्राचीन भारत में देखी जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं लोग, जैसे शाहजहाँ के 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से 7 का मृत्यु हो गया और 7 ही बचे थे। दूसरी अवस्था, इसमें जन्म दर उच्च होता है तथा मृत्यु दर निम्न हो जाती है। इसमें जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, यानी कि जो मृत्यु दर होता है वह कम हो जाता है और जो जन्म दर होता है वह ज़्यादा हो जाता है। इस कारण जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तीसरी अवस्था देखते हैं लोग। इसमें जन्म दर, ये लाइन में सुधार करेंगे लोग कि इसमें जन्म दर कम होती है। इसमें जन्म दर कम होती है और मृत्यु दर, इसमें मृत्यु दर क्या होता है? तो मृत्यु दर अधिक हो जाता है, जिससे इसमें जनसंख्या में स्थिरता बढ़ती है। इससे क्या होता है कि जनसंख्या में स्थिरता बढ़ जाती है। चौथी अवस्था है कि इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम होती है। जन्म दर भी कम हो जाता है और मृत्यु दर भी कम हो जाता है। इससे स्थिरता अधिक आती है। इससे क्या होता है कि जनसंख्या में स्थिरता अधिक आती है। भारत में यही अवस्था है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत है जनसंख्या की किस अवस्था में आता है? तो चौथी अवस्था में भारत आता है। पांचवी अवस्था, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक कम हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अत्यधिक कम हो जाता है। यह विकसित देशों में देखी जाती है। ये जो पांचवी अवस्था है किस देशों में देखी जाती है? तो विकसित देशों में देखी जाती है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया था, किंतु यह सीमित क्षेत्र में था। नियमित दशकीय जनगणना, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो नियमित दशकीय जनगणना है वह किसके द्वारा और कब किया गया था? तो दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। नियमित रूप से 2011 की जनगणना 14वीं थी। जो 2011 की जनगणना हुई थी वह कौन सा क्रम का था? तो 14वां क्रम का था, किंतु प्रारंभ 15वीं थी। भारत में जनगणना का दायित्व रजिस्ट्रार जनरल का होता है। भारत में जनगणना का दायित्व किसके होता है? तो रजिस्ट्रार जनरल का होता है। विश्व में पहली बार जनगणना स्वीडन ने किया था। विश्व में पहली बार जनगणना किस देश ने किया था? तो स्वीडन ने किया था। भारत के पास विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है। विश्व का कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितने प्रतिशत भारत के पास है? तो 2.4% है। किंतु विश्व की जनसंख्या, जो विश्व में टोटल जनसंख्या उसका 17% जनसंख्या भारत में लोग निवास करते हैं। यानी कि जो भारत की जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का 17% है। 1921 में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई थी। 1921 में जनसंख्या में क्या देखी गई थी? तो तीव्र वृद्धि देखी गई थी। अतः इसे महान विभाजन का वर्ष कहते हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि महान विभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है? तो किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। 1951 में भी जनसंख्या में वृद्धि देखी गई। इसे लघु विभाजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लघु विभाजन कहते हैं। अब ये सर्वाधिक जनसंख्या किस स्टेट का है उसको देखते हैं लोग। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान बिहार का है।
न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य में पहला स्थान सिक्किम का है, दूसरा स्थान मिजोरम का है, तीसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। अब एक केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या देखते हैं हम लोग कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसका है, तो दिल्ली का है, दूसरा स्थान पौंडीचेरी, तीसरा स्थान चंडीगढ़। उसी तरह न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है, दूसरा स्थान दमन द्वीप का है, तीसरा स्थान दादर नगर हवेली का है। लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है कि 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक के लिंगानुपात वाला राज्य, तो सबसे पहले प्रथम स्थान किसका आता है, केरल का आता है। उसके बाद केरल का लिंगानुपात कितना है, तो 1084 यानी कि 1084। उसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है, 996। आंध्र प्रदेश का 993, छत्तीसगढ़ का 991, बिहार का 918। उसके बाद है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य में प्रथम स्थान हरियाणा का है 879, जम्मू कश्मीर का 889 है, सिक्किम का 890 है। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात यानी कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य में प्रथम स्थान अरुणाचल प्रदेश का है 972, मिजोरम का 970, मेघालय का 970। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 834, पंजाब 846, राजस्थान 888। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि यानी कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जनसंख्या में देखते हैं लोग, तो प्रथम स्थान किसका है, तो मेघालय का, यहाँ पे 27% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश 26% वृद्धि हुई है। उसके बाद बिहार है 25.4% की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य में नागालैंड 6%, केरल दूसरा स्थान किसका है, केरल का 4.9% वृद्धि हुई है। उसके बाद गोवा 8.2%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, यहाँ पे कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, तो 94% लोग साक्षर हैं। उसके बाद दूसरा स्थान किसका है, मिजोरम का 91.3% लोग यहाँ के साक्षर हैं। तीसरा स्थान गोवा का है 88.7%, चौथा स्थान त्रिपुरा का है 87.2%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य में बिहार प्रथम स्थान पे है, 61.8% यहाँ की जनसंख्या साक्षर है। उत्तर प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.8%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसकी है, तो गोवा का 62.2%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश का है 0.05%। सर्वाधिक पुरुष तथा महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो केरल है। सर्वाधिक जहाँ पे पुरुष और महिला साक्षर हैं वहाँ पे वह सबसे प्रथम राज्य कौन है, तो केरल है। न्यूनतम पुरुष तथा महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का 31.1% शहरी क्षेत्र में लोग निवास करते थे, जबकि 68.9% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं।